बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन का ये सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग स्पेशली डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सबसे पहली बात तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी के लिए वो फॉर्मूला है जिसको कि बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखा जाता है। और किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में जो बेस क्वांटिटी है उसका जो पावर रेज किया जाता है उस पावर को ही हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। अब जैसे फोर्स का एग्जांपल ले लें। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m होगा और एक्सेलरेशन का LT-2 होगा। और सबको अगर एक साथ लें तो MLT-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इस फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर हम पावर्स देखें तो मास का पावर 1 लिख दें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला में मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। सो ये डायमेंशंस का मीनिंग है। सबसे पहले हम लोग यहां कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को यहां लिखेंगे। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग जानते होंगे। बोलो भाई, कितना? हाफ mv²। सो इट इज हाफ mv²। ये जो हाफ है ये एक कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, लेकिन इसका स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो m L² T-2। बता सकते हो यहां मास का डायमेंशन क्या है? तो यहां मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 2 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो मैं कुछ क्वांटिटीज बोल रहा हूं, उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। लिखिए, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला Write the dimensional formula of the following quantities. Write the dimensional formula of the following quantities. लिखो, लाइन से लिखते जाओ सबका। तुमने प्रैक्टिस किया होगा जो मैंने बोला था कि पेज नंबर 214 पे एनसीईआरटी पार्ट 1 11th क्लास का अपेंडिक्स 9A A9 है। A9 पे टोटल 94 क्वांटिटीज के फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन है। तो उसको अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो अभी जो मैं क्वांटिटीज बोल रहा हूं उन क्वांटिटीज का एटलीस्ट आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। मैं बहुत सारी क्वांटिटीज बोलूंगा। लिखिए, वेलोसिटी, कॉमा एक्सेलरेशन, कॉमा फोर्स, कॉमा लीनियर मोमेंटम, कॉमा वर्क, कॉमा काइनेटिक एनर्जी, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी। आगे लिखते जाओ, कॉमा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट पावर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम L से लिखते हैं,
एल इज एंगुलर मोमेंटम, एल लेंथ के लिए यूज करते हैं लेकिन एल कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है। फिर लिखिए आगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन प्रेशर, देन आफ्टर सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन को एस से लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को वाई से लिखते हैं, बल्क मॉडुलस को बीटा से लिखते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस को भी ईटा से ही लिखते हैं। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी है, रिजिडिटी मॉडुलस को भी लिखते हैं। रिजिडिटी मॉडुलस, स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन कॉमा टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फिर लिखिए प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना 11th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनका की डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को डिस्कस करना है। इनमें से कुछ का डिस्कशन मैं थोड़ा 1 by 1 करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहां कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पहले हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस को मैंने स्ट्रेस बोला, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो स्ट्रेस का डायमेंशनल, स्ट्रेस को सिग्मा से भी लिखते हैं। स्ट्रेस फोर्स का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, mL/T-2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होगा L²। इसको अगर हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो mL-1T-2, ये स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट हमने बोला स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या ये चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो लेंथ बाय लेंथ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये स्ट्रेन का डेफिनेशन है। एक्चुअली स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अब शेप आप लेंथ से लेंथ कंसीडर करें या एरिया कंसीडर करें या वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं शेप को डिफाइन करने के लिए। तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखें तो लेंथ का एल होगा, इसका भी एल होगा, तो कुछ भी यहां पे डायमेंशन नहीं मिलेगा। तो इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 अच्छा नहीं लगता है इसलिए लिखते हैं m0 l0 t0, या हम इसको बोलेंगे इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल देंगे। किसको, स्ट्रेस को। क्यों भाई, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आता। ये स्ट्रेस हो गया। अब यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय, एक्चुअली यहां नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। एन मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे इस यंग्स मॉडुलस के बारे में, बल्क मॉडुलस के बारे में, रिजिडिटी मॉडुलस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली यंग्स मॉडुलस तब डिफाइन किया जाता है जब जैसे मान लो कि कोई रॉड है, लीनियर बॉडी है, और उस पे फोर्स लगा के, एक रबर का रॉड ले लो, उस पे फोर्स लगा के बाहर की तरफ हम उसके लेंथ को बढ़ाएं, तो ऐसे केसेस में हम लोग
वहां जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको नॉर्मल स्ट्रेन बोलेंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द फॉर्मूला। तो चाहे स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले से लिखे हुए हैं क्या, ml-1 t-2 डिवाइडेड बाय, नीचे स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है तो 1 लिख लेंगे, या m0 l0 t0 लिखे तो भी चलेगा। सो ओवरऑल यंग्स मॉडुलस का क्या आएगा, ml-1 t-2। समझ गए बच्चों, ये किसका है, यंग्स मॉडुलस का है। समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। सिमिलरली अगर बल्क मॉडुलस लिखें तो उसको लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसका भी अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, बल्क मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो स्ट्रेस का ही मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। तो ml-1 t-2। और ठीक इसी प्रकार से रिजिडिटी मॉडुलस का भी अगर हम लिखें, सो इट इज ml-1 t-2। एक्चुअली y यंग्स मॉडुलस, बीटा बल्क मॉडुलस, ईटा इसको ईटा बोलते हैं रिजिडिटी मॉडुलस। तो ये इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट, अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात की जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी ईटा से लिखते हैं। इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, इट इज बेसिकली इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट। जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पे बेसिकली ये जो ईटा है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, मतलब स्ट्रेन रेट क्या है, तो इट इज स्ट्रेन पर यूनिट टाइम है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का ml-1 t-2, अगर ईटा का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं, लेकिन स्ट्रेन पर यूनिट टाइम का इट इज t-1 होगा। और इफ वी कंबाइन इट देन इट इज ml-1 t-1। तो दिस इज फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसे ही सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है। सरफेस टेंशन, हमने सरफेस टेंशन भी बोला था, मैं सबका नहीं बता रहा हूं, जो कुछ क्वांटिटीज जिससे आप अवेयर नहीं हैं उन क्वांटिटीज का एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां हम लोग ये जो लिखे सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें, इसको कैपिटल टी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक्स में तुम देखोगे कि सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से भी लिखते हैं। तो ये फोर्स का क्या होगा, ml-t-2 डिवाइडेड बाय क्या, l, और आगे जब देखें तो ml0t-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन। आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, आप ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हां, आप समझ रहे होंगे, हां हम जानते हैं। कैसे, ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, तो ग्रेविटेशन में होता क्या है, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो पार्टिकल, दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो दो मासेस, दो पार्टिकल्स m1 एंड m2 हो और r दूरी से सेपरेटेड हो, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लगेगा, और ये इतना फोर्स है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्म, अब यहां पे हमें G का निकालना है, तो G क्या होगा, F इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास m1 इंटू m2। हमें चाहिए G का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का क्या होगा, ml-t-2, ये फोर्स का हो गया, r स्क्वायर का l स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m1 का m
एंड M2 का भी M, दोनों मासेस ही तो हैं, तो एक M तो कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी M-1, L का पावर बोलिए जी, L का पावर 3 एंड T-2, तो M-1 L3 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मान लो पूछूं मैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, आप क्या बोलेंगे? द ग्रेविटेशन कांस्टेंट G के लिए मास का डायमेंशन -1 है, लेंथ का 3 है और टाइम का -2 है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए भी अगर हम इन द मीनवाइल डिस्कस करें, अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट H होता है, तो एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू। इससे पहले हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी का लिख लेते हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये क्या आ जाएगा? T-1। ठीक, तो यहां पे अगर हम H का लिखें तो E एनर्जी है, तो E डिवाइडेड बाय न्यू। E का क्या होगा? ml² T-2। न्यू का क्या होगा? T-1, दैट इज T-1। इन सबको फाइनली कंबाइन करके और हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे, कितना? m का पावर 1 L² T का पावर -1। तो इस प्रकार से कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको उस क्वांटिटी के फॉर्मूला को जानना होगा, और फॉर्मूला को जानना है तो हम फॉर्मूला के लिए वो जो 94 जो क्वांटिटीज हैं जो अपेंडिक्स A9 214 पेज पे है, उसका प्रैक्टिस के लिए मैंने रिकमेंड किया था। अगर जो प्रैक्टिस किए होंगे तो इन चीजों को आप समझ भी पा रहे होंगे, पहले से प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। पढ़ेंगे हम लोग हीट वाले चैप्टर में। मैंने एक ऐसे ही एक फॉर्मूला जो फिजिक्स में आगे आएगा उसको हमने फॉर एन एग्जाम्पल लिया। Q क्या है भाई? हीट एनर्जी है। M इज व्हाट? मास। यहां S इसको स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा? तो डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। मान लो यहां से हमें S का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, सो Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा थीटा, वी विल राइट। Q एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो किसी भी टाइप का एनर्जी होना बेटा, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम ही आएगा, और वो वही होगा जो काइनेटिक एनर्जी का था या पोटेंशियल एनर्जी का था, ml² T-2। ये Q का हो गया। M का तो M होगा डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हो या चेंज इन टेम्परेचर, बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या डायमेंशनल फॉर्मूला पे? नहीं। तो इसको हम लोग K से भी लिख सकते हैं, थीटा से भी लिख सकते हैं। सो लेट अस से वी आर राइटिंग इट विथ K। थीटा ऑल्सो वी कैन राइट, K की जगह थीटा लिखें तो भी गड़बड़ नहीं है। सो M और M तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहां पे आ जाएगा M का पावर 0। M का पावर 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। M का पावर 0, L का पावर 2, T का पावर -2 एंड K का पावर -1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M का पावर 0, L का पावर 2, T का पावर -2, थीटा का पावर -1। चाहे K लिखिए या थीटा लिखिए, इट डजंट मैटर, दोनों सही माना जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिकली मैंने आइडिया दिया कि हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा एक बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। इसका मीनिंग है कि इट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। तो ठीक है, एक और मतलब पीएमटी में या किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये सिंबल जानते हो क्या? एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हम इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है। क्योंकि ये 12th में इंट्रोड्यूस होगा, हम 11th क्लास में हैं अभी 12th में जैसे इंट्रोड्यूस होगा इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताया जाएगा, लेकिन मैं यहां एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, क्यू जानते हो क्या? क्यू क्या है? तो क्यू इज चार्ज। क्यू अगर चार्ज है तो चार्ज क्या होता है? I इंटू टी। चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? करंट इंटू टाइम इज चार्ज, या करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, एक ही बात है। तो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखें तो करंट का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया टी। तो A इंटू टी लिखो या T इंटू ए लिखो या M0 L0 T इंटू ए लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, जैसे ग्रेविटेशन के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू G_m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो कि अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। तो ये जो दूसरा वाला ये फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो पहला चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, वहां इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये फॉर्मूला है क्या? तो ये फॉर्मूला फोर्स के बारे में बताता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से r दूरी पे सेपरेटेड हो, बोलो दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूरी पे सेपरेटेड हो? r दूरी पे। तो r दूरी पे सेपरेटेड हो दो चार्ज पार्टिकल्स, तो यहां ये फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स लगेगा, तो ये तो फोर्स है, Q1 Q2 क्या है? दोनों चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। R क्या है? दूरी है। 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होता। हमें एप्सिलॉन नॉट का ही डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो हम एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ले लेते हैं, इसको इधर ले गए, फोर्स को इधर ले आए, तो क्या आ गया? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई F R स्क्वायर। हमें क्या लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिखना है Q1 Q2 का, तो A इंटू टी, दूसरा का भी A इंटू टी डिवाइडेड बाय 4 पाई का कुछ नहीं, F का ML T माइनस 2। समझ रहे हो सारे बच्चों? बिल्कुल समझ रहे होगे। L स्क्वायर इट इज दिस। अब यहां अगर हम लिखें तो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा, m का पावर, सब में m का पावर देखें तो m नीचे है, तो m का पावर -1। l का पावर जरा बताओ बेटा, नीचे l का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो l का पावर -3। टाइम का पावर अगर देखें, t ऊपर 2 है, नीचे t -2 है, तो t का पावर 4 आ जाएगा, तो t का पावर 4। एंड a का पावर देखें तो a का स्क्वायर है, so it is a square. So it is the dimensional formula of epsilon naught. तो ये epsilon naught का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सो इसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, परमिटिविटी का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, करेक्ट? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैंने पहले दिया आपको, जो क्वेश्चन लिखवाया था ना, तो वहां पे आपको करना क्या था, वीडियो पॉज करके और उन सारे क्वेश्चंस को पहले ट्राई कर लेना था, और उसके बाद सबका एक एक करके थोड़ा थोड़ा जो भी सॉल्यूशन मैंने बताया उसको आपको समझना था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस में
कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, उन पॉइंट्स को और करेस्पॉन्डिंग उन पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चंस, उनको सपोर्टिव एग्जाम्पल्स लेकर के उन पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे। वो पॉइंट्स क्या है? टोटल 5 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा और वो पांचों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायमेंशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन पांचों पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो है कांस्टेंट्स के बारे में। जानते हो बच्चों, ये जो कांस्टेंट्स हैं फिजिक्स में, कांस्टेंट्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। हम ऐसे लिखते रहे हैं। एक ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनके पास ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। कुछ कांस्टेंट्स फिजिक्स में ऐसे मिलेंगे जिनका ना तो कोई यूनिट और ना ही कोई डायमेंशन। इन कांस्टेंट्स को हम लोग यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स बोलते हैं। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स माने देयर आर कांस्टेंट्स इन फिजिक्स which have no dimensions and no units. So they are known as unitless and dimensionless constants. दूसरे टाइप के कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूनिट एंड डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। तो यहां हम लिखेंगे कांस्टेंट्स हैविंग यूनिट्स एंड dimensions. Constants having units and dimensions, ये एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का। ये 2 तरह के ही कांस्टेंट्स होंगे। अब जैसे इसको कैसे एग्जाम्पल से जस्टिफाई करें? अब जैसे मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां बताओ बेटा, इस काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में ये 1/2 क्या है? इट इज कांस्टेंट। इनमें से किस टाइप का कांस्टेंट है भाई? पहला कि दूसरा? यूनिटलेस डायमेंशनलेस कि हैविंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस? तो ये एक कांस्टेंट है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये कांस्टेंट तो है, लेकिन कैसा कांस्टेंट है भाई? कैसा है भैया बताओ? इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मान लो कि मैंने लिखा टाइम पीरियड t, वेरी फेमस इक्वेशन 2π√of L/g। ये जानते हो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का इक्वेशन है, जहां t टाइम पीरियड है, l लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 2π कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये भी कैसा कांस्टेंट है? इट इज यूनिटलेस एंड बोलिए डायमेंशनलेस। ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही है। इसी में अगर हम अभी अभी जस्ट जो हमने लिया g m1 m2 डिवाइडेड बाय r², यहां ये g क्या है भाई? ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट कैसा है? इसका यूनिट और डायमेंशन एंड डायमेंशन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता? यूनिट एंड डायमेंशन exists। होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हम यहां कुछ कांस्टेंट्स को लिख रहे हैं जिनका यूनिट
और डायमेंशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस ये जस्टिफाई कर रहा है। एक और इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसमें H कांस्टेंट है, H अगेन इज कांस्टेंट, लेकिन कैसा, इसका यूनिट और डायमेंशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसका यूनिट एंड डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। अगेन यूनिट और डायमेंशन एग्जिस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जहां कांस्टेंट दिखेगा आपको, लेकिन वो कांस्टेंट या तो उसका यूनिट और डायमेंशन होगा या यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। अब यहां इन कांस्टेंट्स का जिनका यूनिट और डायमेंशन नहीं है उनकी तो बात ही खत्म है, उनका यूनिट डायमेंशन हम क्या डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ लिखना ही नहीं है। लेकिन जिनका यूनिट डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस दूसरे पॉइंट में इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। किसका? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी भी फिजिक्स में कोई इक्वेशन आप लिखोगे तो एक इक्वेशन में हमेशा LHS होगा, RHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वांटिटी होगी, उसको राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे, यही तो इक्वेशन होता है। तो हमेशा एक ही टाइप की क्वांटिटीज को एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं। मतलब जैसी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में है वैसी ही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होगी। मतलब यह है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मास है तो राइट हैंड साइड में चाहे जो भी इक्वेशन हो वो मास के ही इक्विवेलेंट होगा। मतलब मास को मास से ही इक्वेट कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स से ही इक्वेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से, टाइम को टाइम से। तो यहां मास कैन बी इक्वेटेड टू मास, नंबर वन। मतलब इस सेकंड में दूसरा और भी पॉइंट्स हैं इसमें, दूसरे का ही ये पार्ट है। दूसरा ये है कि मान लो कि मैंने लिखा x इज इक्वल टू a प्लस बी। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। यहां जैसा x है वैसा ही a प्लस बी भी होंगे। a प्लस बी का यूनिट वही होगा जो किसका? x का। अगर x मास है तो a प्लस बी भी मास होगा, x टाइम है तो a प्लस बी भी टाइम होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मास को टेम्परेचर से इक्वेट कर दें, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। मास को किससे इक्वेट करेंगे? मास से ही इक्वेट करेंगे। टाइम को किससे? टाइम से ही इक्वेट करेंगे, और किसी चीज से इक्वेट नहीं कर सकते। तो यहां चलो x का जो यूनिट डायमेंशन होगा वो a प्लस बी का होगा। अब नाउ थिंक अबाउट a, थिंक अबाउट b सेपरेटली। अच्छा, कभी ये बताओ, मैं बोलूं कि मास से 1 किलो मास और 1 घंटा दोनों को जोड़ दो तो कितना मिलेगा? 2 हो जाएगा क्या? लिख पाएंगे? नहीं। 1 केजी मास, और यही अगर मैं बोलूं कि 1 केजी मास है उसमें 2 केजी मास और जोड़ दो तो आप बोलेंगे 3 केजी हो जाएगा। लेकिन 1 केजी मास में 2 आवर्स जोड़ दो तो आप बोलेंगे मास अलग है, टाइम अलग है, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते। मैथमेटिक्स भी यही बोलता है। तो यहां एक्चुअली सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। मतलब जो क्वांटिटी A है वही क्वांटिटी B है, और जो क्वांटिटी X है वही A प्लस B है। मतलब X का, A का और B का अगर हम इस इक्वेशन से कंक्लूड करें तो X का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो A का होगा, और वही किसका होगा? B का। आप सोचेंगे कि यहां तो A प्लस B था तो A का डायमेंशन और B का डायमेंशन जोड़ने से X का डायमेंशन मिलना चाहिए। नहीं,
ए और बी को जोड़ने से क्वांटिटी एक्स मिलेगा, लेकिन ए और बी को अगर जोड़ा गया है तो जो क्वांटिटी ए है वही क्वांटिटी बी है। नहीं समझ में आया? फिर से मेरे बच्चों समझो। मैंने बोला इक्वेशन में एक एलएचएस एक आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज होंगे। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के क्वांटिटीज को ही एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं, मास को मास से ही। तो एलएचएस एक्स जो क्वांटिटी है वही ए प्लस बी है, मतलब ए प्लस बी जो भी क्वांटिटी देगा वही एक्स है। अब आ जाते हैं ए प्लस बी पे। मास है तो मास से ही ऐड करेंगे, टाइम है तो टाइम से ही ऐड करेंगे, मास को टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, कैनॉट बी एडेड। सो जैसा क्वांटिटी ए है वैसा ही क्वांटिटी बी है। जो क्वांटिटी ए है अगर मास है तो मास है, तो मास का डायमेंशन और मास का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा, वही हमने इक्वेट किया है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि x का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन प्लस b का डायमेंशन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दिस। एंड सिमिलरली अगर हम मान लो y इज इक्वल टू इट इज p माइनस q लिखें, तो y का डायमेंशन जो होगा p का डायमेंशन वही होगा और q का भी डायमेंशन वही होगा। मतलब सेम टाइप के क्वांटिटीज को ही एक दूसरे से घटा भी सकते हैं। एक में से दूसरे को घटाना है तो एक ही टाइप, मास में से मास को ही घटाएंगे। कुछ मास है उसमें से मास ही निकाल सकते हैं। आप बोले कि मास दिया है उसमें से 1 घंटा निकाल दो, बड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा, फनी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मास में से 1 घंटा कैसे निकाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो इट इज लाइक दिस। तो ओवरऑल यहां ये सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए ऑलवेज सिमिलर या सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज, ऑलवेज सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज कैन बी added, oblique subtracted, oblique equated to each other, oblique equated to each other. Always same nature of quantities can be added, oblique subtracted, oblique equated to each other. एक दूसरे से एक ही नेचर की क्वांटिटीज को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं। मैंने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ये एक एग्जाम्पल है, चलो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। वेयर t टाइम है, a, b एंड c कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या कांस्टेंट मैंने लिख दिया तो आप ये समझ लेंगे कि इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सोच लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कांस्टेंट यूनिटलेस भी हो सकता है, डायमेंशनलेस यूनिटलेस, एंड इट कैन हैव यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो यहां एबीसी कांस्टेंट्स हैं, तो पूछा जा रहा है फाइंड ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन एंड सी का डायमेंशन। मेरे बच्चों, सारे बच्चे जरा ट्राई कर लीजिए इसको, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो होप आप सफिशिएंट टाइम ले करके, सिस्टम पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लिए होंगे। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसका आंसर, ये सॉल्यूशन, तो यहां हम लोगों ने जो अभी सीखा, वेलोसिटी का डायमेंशन वही होगा जो at स्क्वायर का होगा, वही होगा जो b इंटू टी का होगा, वही होगा जो c का होगा ना। अब वेलोसिटी का डायमेंशन, अब हम इसको और इसको इक्वेट करें तो a का डायमेंशन वही होगा जो v बाय टी स्क्वायर का होगा,
v का क्या होता है lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एंड इफ यू सॉल्व तो lt माइनस 3, तो a का डायमेंशन मिल गया। इसी तरीके से वेलोसिटी का डायमेंशन ही b इंटू टी का होगा। सो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू b इंटू टी का डायमेंशन। से यहां से b का जो डायमेंशन मिलेगा वो v बाई टी का डायमेंशन होगा। इसको सॉल्व करेंगे lt माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी एंड इफ फाइनली वी सॉल्व l t माइनस 2। क्या ऐसे ही c का डायमेंशन लिख सकते हैं क्या? तो c का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा एंड इट इज l t माइनस 1 के बराबर होगा। सो ये फाइनल ये डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। a, b और c के डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस प्रिंसिपल को समझ गए तो इसके कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये पॉइंट लिखा हमने, इट इज ऑल नोन एज, इट इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द क्वांटिटीज। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ व्हाट? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज हम लोग यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। पहला पॉइंट उसमें से था कांस्टेंट्स के बारे में, दूसरा पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ क्वांटिटीज। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स थोड़ा मतलब मोस्टली सिमिलर टाइप के हैं। तो थर्ड जो है पॉइंट 3, कहीं भी क्वेश्चन में अगर साइन थीटा कॉस थीटा, हम कॉस थीटा ले लें या साइन थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लें, आई मीन टू से, अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये किसका, कॉस किसका लिया जा रहा है? तो एंगल का। अगर मान लो साइन थीटा ही फॉर एग्जांपल लें तो साइन थीटा का ये जो साइन थीटा है ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका कोई भी यूनिट या कोई भी डायमेंशन नहीं होता। किसका? साइन थीटा का। क्यों भाई? क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, लेंथ बाय लेंथ होता है। अब चाहे वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो या बेस बाय हाइपोटेनस हो या परपेंडिकुलर बाय बेस हो, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आप ले लीजिए रेशियो, तो इट इज अ रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। अगर हम थीटा की बात करें, ये जो थीटा है, बोलो ना थीटा का क्या होगा? थीटा इज एंगल। तो एंगल के बारे में हम लोग क्या पढ़े? एंगल का यूनिट होता है कि नहीं होता? हाँ, एंगल का एक यूनिट होता है, रेडियन हम लोग डिफाइन करते हैं। कौन सा यूनिट बोलते हैं? अगर याद हो मेरे बच्चों को तो हम उसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। कौन सा यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये जो थीटा है इसका यूनिट तो होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में लिखेंगे कि ये डायमेंशनलेस होता है। क्यों डायमेंशनलेस होता है भाई? क्योंकि जो एंगल डिफाइन किया जाता है वो आर्क का लेंथ बाय रेडियस का लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ ये भी होता है, ये भी रेशियो ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। तो ये यूनिटलेस नहीं है, सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन होता है, लेकिन ये डायमेंशनलेस जरूर है। तो ये साइन थीटा के लिए हमने डिस्कस किया। क्या बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन कॉस थीटा का होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी इनमें से आए तो इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता। अब जैसे फिजिक्स के लिए ही हम एक एग्जाम्पल लिख लें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, जैसे ये एग्जाम्पल लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग, हम मान लेते हैं इट इज अल्फा साइन बीटा टी लिख लिया।
क्या लिखा हमने इक्वेशन, वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा साइन बीटा टी, वेयर बीटा जो है ना, बीटा नहीं टी जो है वो टाइम है, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट्स हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड अल्फा का डायमेंशन एंड बीटा का डायमेंशन। क्या हम अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला जान जाएं तो क्या इसका यूनिट नहीं लिख सकते? SI यूनिट लिख सकते हैं बहुत इजीली, ये भी हम यहां डिस्कस कर लेंगे। अब हमें अल्फा का और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। लेट अस एनालाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बच्चों। ये इक्वेशन है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? LHS अगर वेलोसिटी है तो RHS भी वेलोसिटी ही होगा। अब वेलोसिटी का डायमेंशन ही अल्फा का डायमेंशन होगा इंटू साइन बीटा टी का डायमेंशन होगा भाई। ठीक लिखा हमने इक्वेशन? बोलो, बिल्कुल दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है तो यहां दोनों के डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन ही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो अल्फा का डायमेंशन है वही साइन बीटा टी का होगा? नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, अगर यही एडिशन होता तो हम वहां जरूर लिख लेते। ठीक, तो यहां एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए तो अल्फा का डायमेंशन और साइन बीटा टी का कोई डायमेंशन होगा क्या रे बच्चा? होगा, बताओ यार। साइन बीटा टी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो इंटू 1। सो अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT -1। ये तो रही बात डायमेंशनल फॉर्मूला की। अगर मान लो इसका यूनिट लिखें तो क्या हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। LT -1 लेंथ का SI यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो LT -1। इसी तरीके से अगर हम बीटा टी देखें तो ये एंगल होगा, तो बीटा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, चाहे 1 लिखो या मैं इसको लिख सकता हूं M0 L0 T0, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 हो वो 1 के ही बराबर होता है। तो हमने ये लिखा, तो बीटा इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं है, सो बीटा का वही डायमेंशन है जो 1/t का डायमेंशन है, सो इट इज T -1। अब इसका यूनिट लिखना है, तो जानते हो बीटा का यूनिट लिखते वक्त थोड़ा सतर्क रहेंगे। उसको हम लोग यहां से नहीं लिखेंगे, हम सीधे यहां से लिखेंगे। बोलो, बीटा इंटू टी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? रेडियन होगा। सो बीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन बाई टाइम का यूनिट, तो लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसका SI यूनिट होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे रेडियन किसका है? एंगल का यूनिट है, तो बीटा इंटू टी एंगल है, तो इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। बीटा इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में तो नो डायमेंशन लेके इसको सॉल्व किए, लेकिन यूनिट लिखना होगा तो इसका यूनिट कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट होता है किसका? एंगल का। क्या? रेडियन। तो बीटा इंटू टी इज एंगल, इसलिए बीटा का यूनिट क्या होगा? तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, रेडियन बाई टाइम। तो ये होगा बीटा का यूनिट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये तो एक हमने एग्जाम्पल लिया जिससे कि अल्फा और बीटा का SI यूनिट भी निकाले और डायमेंशनल फॉर्मूला भी, ऑल्दो हम लोग यहां डायमेंशनल एनालिसिस ही कर रहे हैं।
ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट, आप 11th में हैं, अभी मैथ्स में आगे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किन फंक्शंस के बारे में? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इसको हम e टू द पावर x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? e टू द पावर x। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। e टू द पावर x, इसको पढ़ते क्या है? तो इट इज रेड एज एक्सपोनेंशियल x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। e का पावर x, ये e क्या है? अब जैसे मान लो मैं लिखूं 2 टू द पावर x, तो जैसा 2 है वैसा ही e है, मतलब एक कांस्टेंट है। इट इज अ कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये जो e टू द पावर x अगर ऐसा कहीं मिलता है फिजिक्स में, तो जानते हो ये जो पूरा का पूरा क्वांटिटी है, इसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। ये जो E है, क्वांटिटी E है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता। और लास्टली इफ वी राइट फॉर x, तो दिस x also has no unit, no dimension। तो ओवरऑल e टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डायमेंशनल एनालिसिस अगर की जाए तो इस पूरे e टू द पावर x का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं। e itself has no unit, no dimension, जिसका पावर है, और जो पावर है, पावर ऑल्सो विल हैव no unit and no dimension। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल अगर हम लें, एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हम लिखें वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा e टू द पावर बीटा t। वैसा ही एग्जाम्पल लिया जैसा वहां साइन वाला लिया था। मैंने बोला कि ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए मिलता जुलता एग्जाम्पल लेकर के इनको एक ही तरह का हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां वेलोसिटी का डायमेंशन, मान लो कि हमें इस एग्जाम्पल में यहां t जो है, दिस इज वेलोसिटी, t टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट्स हैं। क्या कांस्टेंट है तो आप ये समझते हैं कि इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा? तो ये बिल्कुल गलत है, बहुत गड़बड़ है ऐसा सोचना। ठीक, तो यहां अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है, तो हमें लिखना क्या है? फाइंड अल्फा का डायमेंशन एंड बीटा का डायमेंशन एज वेल एज their SI units, as well as their SI units हमें लिखना है। तो यहां अगर ये वेलोसिटी है भाई, हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो वेलोसिटी का अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू e टू द पावर बीटा t का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोल बेटा,
वेलोसिटी का डायमेंशन वही होगा जो अल्फा का डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी नहीं, 1 मतलब m0 l0 t0 जैसा पीछे हम लोगों ने लिखा था। अब यहां अगर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखें lt-1, अल्फा का डायमेंशन यही होगा, 1 तो 1 है ही, सो अल्फा का डायमेंशन हो गया lt- मतलब वही जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो इसका यूनिट हो गया SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। अभी हमें बीटा का भी कैलकुलेट करना है बाबा, तो बीटा का अगर कैलकुलेट करना है तो बताओ ना, बीटा इंटू टी पावर है, तो बीटा इंटू टी का कोई डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो पावर का, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जैसे 2 टू द पावर x है ना, तो x का कोई डायमेंशन नहीं होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। 10 टू द पावर x भी हो, सेम कंक्लूजन। तो वैसे ही यहां बीटा इंटू टी यूनिटलेस डायमेंशनलेस, तो बीटा का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा भाई? डायमेंशन, सो 1/t का, सो 1/t का कितना? t का पावर -1। अब t का पावर -1 है, तो इसका जो यूनिट होगा सेकेंड टू द पावर -1, ये SI यूनिट है। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का भी यूज करेंगे। ठीक, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा 4th पॉइंट है। चौथे पॉइंट से आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है सपोर्टिव एग्जाम्पल इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स जो कि हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट 5वां और अंतिम पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वो अंतिम पॉइंट है 5th पॉइंट, और वो है ln(x). कभी पढ़े हो या सुने हो ln(x) के बारे में? नहीं, आपका जवाब होगा नहीं, अभी तक नहीं पढ़े हैं। क्या आप लॉग ये जानते हो क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन यहां बेस क्या है? 10 है और x का लॉग लिया जा रहा है। ln(x) इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ln(x) को। एक्चुअली नेचुरल लॉग ऑफ x का मतलब है, ये जो ln(x) है ना, इट कैन बी रिटन एज log x to the base e। माने ln(x) या log x to the base e, इन दोनों का मीनिंग सेम है। ये e वही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा e आ गया है, ये वही है जो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पढ़ा था। ये वही e है जो किसके लिए पढ़ा था हमने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए पढ़ा था बाबा। तो अगर वही e है, तो अब जो ln(x) है या log x to the base e है, इट इज अगेन यूनिटलेस डायमेंशनल एनालिसिस में एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये किसके लिए है? पूरे log x to the base e या ln(x) दोनों के लिए एक ही बात है। अच्छा, ये e जो है ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा, और ये जो x है जिसका log लिया जा रहा है, ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस ही होगा। तो ये किसका एनालिसिस है? लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस है, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ई कांस्टेंट है, जानते हो ई का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली ई का वैल्यू 2.78 के आसपास होता है। कितना होता है? 2.78 के आसपास होता है। 2.7 से 2.8 के बीच में होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच ऑफ वैल्यू। आप मैथ्स वाले स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, पीएमटी वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैंने यहां डिस्कस किया, बता दिया। अब इसके लिए एक सपोर्टिव एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कैसा एग्जाम्पल ले ले भी? तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा बाय वेलोसिटी v का स्क्वायर ln बीटा इंटू x, ln बीटा इंटू x, where v velocity, x distance और अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फिर मैं वही पॉइंट उठाऊंगा, ये अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं, तो क्या इनका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा? कांस्टेंट है तो ऐसा सोच रहे हैं आप, तो बिल्कुल गलत हैं। आप नहीं गलत हैं, आपका सोच गलत है। ठीक, तो यहां अल्फा बीटा, देन फाइंड अल्फा का डायमेंशन एंड किसका? बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। अगर अल्फा और बीटा के डायमेंशनल फॉर्मूला को फाइंड करना है तो वही लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डायमेंशनल एनालिसिस मैंने बताया उसी का यूज कर लेना है। तो फोर्स का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है, आप ट्राई कर लेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको सीखना है तो पहले आप खुद ट्राई जरूर कर लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा अल्फा बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन इंटू ln बीटा एक्स का डायमेंशन। व्हाट डू यू थिंक? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू अल्फा बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और ln बीटा एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो इंटू 1। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ वी राइट फोर्स का ml t-2, वेलोसिटी स्क्वायर का l स्क्वायर t-2। सॉल्व करेंगे तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखें तो m l का पावर 3 t का पावर -4। अगर यहीं से यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट लिखेंगे तो यहां m मतलब kg इंटू मीटर क्यूब पर सेकेंड टू द पावर 4, ये SI यूनिट हो जाएगा। माने डायमेंशनल फॉर्मूला से हम यूनिट बड़ा इजीली लिख लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है और वहां से उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का अलग अलग SI यूनिट लिख देंगे, हमें उस डिराइव्ड क्वांटिटी का एक SI यूनिट मिल जाएगा। रही बात बीटा एक्स का तो लॉग ही लिया गया है, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। बीटा का वही होगा जो 1/x का होगा, सो ये l-1 होगा। और इसका अगर यूनिट लिखें तो SI यूनिट, इफ यू राइट तो SI यूनिट मुझे लगता है ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लिए। और ये 5 जो पॉइंट मैंने बताया, ये पांचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ध्यान से सीख लेना चाहिए। बच्चों, ये क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने आज पढ़ाया इस लेक्चर में, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां लिखा है मैंने बोर्ड पे। पहले से लिखा है
ये सारा क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और क्वेश्चंस लिखने हैं, और क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, वो भी होमवर्क होगा, आपको करना है। जल्दी लिखिए, नोट करिए, जल्दी लिखिए, लाइट की स्पीड से लिखिए, बहुत जल्दी मतलब। खूब बच्चे इधर का लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं। पहला क्वेश्चन नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आप उधर लिखते रहिए। ये एक इक्वेशन है जहां चार्ज Q इज इक्वल टू अल्फा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको टाउ बोलते हैं, टी को थोड़ा टेढ़ा लिख देते हैं ना, टाउ। दिस इज कॉल्ड TAO, टाउ। एंड ये कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। T जो है वो टाइम है। देन फाइंड, बहुत आसान है, फाइंड अल्फा का डायमेंशन एंड टाउ का डायमेंशन एज वेल एज देयर SI यूनिट्स। करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन A से लिख रहे हैं, is equal to acceleration A is equal to, it is alpha t by x square ln beta by v। ये इक्वेशन है, एक हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ इक्वेशन है बच्चों। हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस मतलब मे बी ये इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट ना करे, लेकिन हमने फोर्स को अगर इस तरह से इक्वेट किया, इधर का भी मैं मिटा देता हूं, होप आप अब तक लिख चुके होंगे। अब यहां एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये है, तो यहां लिख रहा हूं मैं वेयर अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, ठीक। t टाइम है, x डिस्टेंस है और v वेलोसिटी है। देन फाइंड dimension of alpha and dimension of beta as well as their
SI units as well as their SI units. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 मैं ले रहा हूं। एक क्वांटिटी मान लो कि हमने अल्फा इज इक्वल टू GHC एक इक्वेशन लिख दिया। अल्फा एक कोई क्वांटिटी है वेयर G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड C स्पीड ऑफ लाइट। ये GHC तीनों एक तरह से कांस्टेंट्स ही हैं। G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पूरा लिख सकते हैं, एंड C स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट ही होता है। कितना होता है? लगभग 3 into 10 to the power कितना? 8 meters per second। तो ये GHC है और इसको ऐसे कोरिलेट किया गया। देन फाइंड अल्फा का डायमेंशन एंड इट्स SI यूनिट। इतने क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। तो आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो जो आज पढ़ाया गया है उसका एक व्यू मिल जाएगा आपको, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। एंड अगर वो एनसीईआरटी वाला फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पेज नंबर 214, या हो सकता है कि एक आध पेज इधर उधर हो नए बुक में, मेरे पास पुरानी बुक है, अपेंडिक्स A9, वहां आपको देख के पता चल जाएगा कि बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, बहुत सारी उन क्वांटिटीज के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसमें एक और कॉलम आप ऐड कर लेंगे SI यूनिट का। किसका? SI यूनिट का। जितने क्वांटिटीज लिखे हुए हैं ये भी एक होमवर्क हो गया सारे बच्चों के लिए कि उन डायमेंशनल फॉर्मूला को देख के उन सारी क्वांटिटीज के SI यूनिट्स को लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे। ठीक, अपने बुक में खोज लेंगे। हो सकता है कि नई बुक में पेज नंबर कुछ अलग हो, अपेंडिक्स A9 मेरे बुक में है, आप खोज लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।